अब हम एक्स और गेट को देखने वाले हैं कि यह किस प्रकार से वर्क करता है और हम इसके समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यह इसका प्रतीक होता है जो और गेट से मिलता जुलता रहता है थोड़ा सा, बस इसमें एक ए वाली आकृति बढ़ जाती है। ठीक, यदि हम इसके समीकरण की बात करें तो यह इसका समीकरण होता है और यह इस समीकरण का इसके विस्तार है। जब हम इसमें इनपुट को रखते हैं तो अभी हमने जो इनपुट लिया है, इनपुट ए में भी एक लिया है और इनपुट बी में भी एक लिया है। आप लोग इनके इनपुट बदल सकते हैं, यहाँ कभी 0 ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको सभी इनपुट को आप सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर हम एक इनपुट को आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप ये समीकरण सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको इसमें नॉट गेट को सॉल्व करना है, फिर आपको एंड गेट को सॉल्व करना है और फिर आपको और गेट को सॉल्व करना है। ठीक, आपने क्या किया, इनपुट ए की जगह 1 रखा, इनपुट बी की जगह भी आपने 1 रखा। ठीक, प्लस का साइन पहले से है। फिर इनपुट ए की जगह भी 1 रखा और इनपुट बी की जगह भी 1 रखा। समीकरण में देखिए यहाँ पर ए के ऊपर बार है और इस समीकरण में बी के ऊपर बार है। जो बार का निशान दर्शाता है नॉट गेट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट या इन्वर्टर गेट। एक का इन्वर्ट 0 हो जाता है और एक का इन्वर्ट यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 का 1 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और दोनों 0 को जोड़ेंगे तो आपको लास्ट में 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप यहाँ सिग्नल को बदल बदल के और एक्स और गेट को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो आपका डायग्राम बना है उसमें भी पहले नॉट गेट को दर्शाया गया है, फिर एंड गेट को दर्शाया गया है और गेट को दर्शाया गया है, जिससे कि आप इस समीकरण को अच्छे से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो सबको समझ में आया एक्स और गेट। अब हम लोग एक्स नॉर गेट को देखने वाले हैं, क्या होता है एक्स नॉर गेट। पहले आप इसका सिंबल देख लीजिए। जो और गेट होता है उसी में हमें नॉट गेट का सिंबल लगाकर एक्स नॉर गेट को बनाते हैं। ये जो लाइन रहती है ये एक्स की रहती है और ये निशान रहता है नॉट का और ये आपने सिंबल देखा होगा और का। इसके समीकरण की बात करें हम, इसके समीकरण को आपको इस प्रकार से हल करना है। हमने एक समीकरण हल करके आपको बताया है जिसमें हमने इनपुट ए को 0 लिया है, इनपुट ए को 0 लिया है और इनपुट बी को भी हमने 0 लिया है। आप इनकी जगह पर 1 ले सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनपुट को चेंज करके समीकरण में रख के देख सकते हैं। अभी हमने आपको 0 और 0 का बताया है। ए की जगह भी आप 0 रखेंगे, बी की जगह भी 0 रखेंगे, फिर आपको प्लस का निशान एज इट इज रखना है। उसके बाद ए और बी की जगह 0 रहेगा, लेकिन दोनों का इन्वर्ट होने की वजह से, नॉट गेट होने की वजह से दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों के ऊपर बार लगा है। उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और दोनों को आखिरी में जो हमारा और गेट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से यह आपका एक्स नॉर गेट आपने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसमें आप इनपुट को बदलकर भी इस प्रकार का समीकरण हल कर सकते हैं। तो सभी को समझ में आया कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ संयुक्त परिपथ के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने गेट्स को देखा था। यदि आप लोगों ने गेट्स वाली क्लास नहीं देखी होगी तो आज जो हम समझाने वाले हैं वह आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो पहले वह गेट्स वाली क्लास देख के गेट्स को क्लियर कर ले, उसके बाद इसको देखे तो उसको क्या है अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखने वाले हैं संयुक्त परिपथ। क्या होते हैं संयुक्त परिपथ? संयुक्त परिपथ वह होते हैं जिनका आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है। इनका जो आउटपुट होता है उनमें किसी भी प्रकार की मेमोरी, टाइमिंग एवं फीडबैक पर निर्भर नहीं करता है।
और जो संयुक्त परिपथ होते हैं उनका निर्माण हम बेसिक गेट की सहायता से करते हैं और इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के कार्य को या आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त परिपथ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ कुछ आपको संयुक्त परिपथ दिए गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा पहला संयुक्त परिपथ है वह है एडर। आप इसका नाम थोड़ा ध्यान से समझना, एडर। अपन ऐड करते हैं, उसी से क्या बना है एडर। एडर में हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी संख्याएं होती हैं या जो बाइनरी बिट्स होती हैं उनको जोड़ने का काम हम एडर संयुक्त परिपथ की मदद से करते हैं। जो हमारा एडर है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हाफ एडर। हाफ एडर में क्या होता है, जो हाफ एडर होता है यह दो बाइनरी बिट्स को जोड़ने का कार्य करता है और जब हम इसका निर्माण करते हैं तो इसका निर्माण में हम एंड गेट और एक्स और गेट की सहायता से हम हाफ एडर का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है हाफ एडर। अब यदि हम इसमें बात करें फुल एडर, हाँ हाफ एडर में एक चीज और होती है कि इसमें जो इनपुट होते हैं वह दो होंगे और जो आउटपुट भी हमको प्राप्त होंगे वह दो आउटपुट प्राप्त होंगे। यह एक हाफ एडर की विशेषता होती है। अब हम आते हैं फुल एडर पर। फुल एडर का यूज हम तीन बाइनरी बिट को जोड़ने के लिए करते हैं। इसमें जो इनपुट की संख्या होती है, जब हम तीन बाइनरी बिट को जोड़ेंगे तो इनपुट की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, लेकिन जो हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं वह कितने प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं। और इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी बिट्स हैं उसको हम जोड़ने का कार्य करेंगे। यदि हमें 2 बाइनरी बिट या संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए हम हाफ एडर का यूज करेंगे, लेकिन यदि हमें 3 बाइनरी बिट को जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फुल एडर का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग अगला संयुक्त परिपथ सबट्रैक्टर को देखने वाले हैं। क्या होता है सबट्रैक्टर, नाम से ही स्पष्ट है। सबट्रैक्टर मतलब किसी चीज को घटाने के लिए हम जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं सबट्रैक्टर। यहाँ पर जो सबट्रैक्टर है यह बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए हम जिस लॉजिक परिपथ का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सबट्रैक्टर संयुक्त परिपथ बोलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। 2 बाइनरी बिट्स को घटाने के लिए हम जिस लॉजिक परिपथ का यूज करेंगे वह हमारा कहलाएगा हाफ सबट्रैक्टर और 3 बाइनरी बिट्स को घटाने के लिए हम जिस लॉजिक परिपथ का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे फुल सबट्रैक्टर। आपको ध्यान रखना है, जो आपका हाफ सबट्रैक्टर रहेगा उसमें आपको 2 इनपुट रहेंगे और 2 आउटपुट रहेंगे। इसमें जब संख्याओं को घटाया जाता है तो किसी भी संख्या से किसी प्रकार का अंक उधार नहीं लिया जाता है घटाने के लिए। जैसे हम कैरी वगैरह अप्लाई करते हैं तो इसमें पहले से किसी भी प्रकार की कैरी वगैरह को नहीं लिया जाता है हाफ सबट्रैक्टर में, और बिना कैरी एवं बिना उधार का अंक लिए ही इसमें क्या किया जाता है, संख्याओं को घटाया जाता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट आपको प्राप्त होते हैं। अब यदि हम बात करें फुल सबट्रैक्टर, 3 बाइनरी बिट को घटाने के लिए हम फुल सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। इसमें जो इनपुट की संख्या होगी, 3 बाइनरी बिट है तो इनपुट की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, हमें 3 मिलेगी, लेकिन जो आउटपुट की संख्या होती है वह हमें 2 देखने को मिलती है। तो समझ में आया क्या होता है सबट्रैक्टर। अब हम लोग कंपैरेटर को देखने वाले हैं। नाम से ही स्पष्ट है, 2 बाइनरी संख्याओं की आपस में तुलना करने वाला लॉजिक परिपथ क्या कहलाता है, कंपैरेटर कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 बाइनरी संख्याओं की तुलना करते हैं और यह तुलना जैसे कि आप यहाँ मान सकते हैं कि जैसे a और b 2 संख्याएं हैं, a और b, इसमें किस प्रकार से तुलना हो सकती है, जैसे कि a बड़ा है b से। दूसरी हो सकती है कि a बराबर b, और तीसरी क्या हो सकती है, b बड़ा है a से।
इस प्रकार से यह इस फॉर्मेट में बाइनरी संख्याओं की तुलना करने के लिए हम कंपैरेटर लॉजिक परिपथ का यूज करते हैं। ठीक, अब हम मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं। अब हम लोग संयुक्त परिपथ में अगला संयुक्त परिपथ मल्टीप्लेक्सर को देखने वाले हैं। मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल परिपथ होता है जिसमें हम बहुत सारे इनपुट लाइन को देने के बाद एक आउटपुट लाइन हमको क्या होती है इसमें प्राप्त होती है। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे इनपुट देते हैं और एक जो आउटपुट लाइन रहती है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जो हमने इनपुट लाइन दी है उनको एक वांछित इनपुट लाइन को आउटपुट लाइन से जोड़कर एक हमको क्या करता है, एक उपयुक्त टाइप का आउटपुट लाइन प्रदान करता है। यह एक सिलेक्टर स्विच की तरह कार्य करता है जो इनपुट में दिए गए एक वांछित इनपुट को आउटपुट से क्या करता है, जोड़ता है। हम इसको MUX के नाम से भी जानते हैं और यह एक सिलेक्टर स्विच या सिलेक्टर लाइन के रूप में भी क्या करता है, यह कार्य करता है। समझ में आया सबको? अब हम लोग संयुक्त परिपथ में डीमल्टीप्लेक्सर को देखने वाले हैं, जिसको डीमल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है, यह जो मल्टीप्लेक्सर है उसका विपरीत होता है। मल्टीप्लेक्सर में हम क्या करते थे कि बहुत सारे इनपुट लाइन देते थे और एक वांछित लाइन को आउटपुट लाइन से जोड़ा जाता था। इसमें क्या होता है, हम एक इनपुट लाइन देते हैं और जो बहुत सारी आउटपुट लाइन होती हैं, जो इनपुट लाइन दी जाती है वह वांछित आउटपुट लाइन के द्वारा क्या कर दी जाती है, आगे भेज दी जाती है और उसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। इसमें हम इनपुट में एक लाइन प्रदान करते हैं या एक इनपुट सिग्नल प्रदान करते हैं और हमें आउटपुट में एक से अधिक लाइन प्राप्त होती है और जो हमारी इनपुट लाइन है उसको आउटपुट में प्राप्त इनपुट लाइन के साथ क्या कर दिया जाता है, वांछित आउटपुट लाइन के साथ मिलाकर उसको आगे क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो समझ में आया? अब जो हमारा अगला है संयुक्त परिपथ वह है अब हम लोग संयुक्त परिपथ में एनकोडर लॉजिक परिपथ को देखने वाले हैं। जो एनकोडर होता है यह क्या करता है, डेसिमल संख्या को किस में बदल देता है, बाइनरी संख्या में बदल देता है। क्यों बदल देता है? क्योंकि आप भी जानते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा कंप्यूटर होता है वह पूरी तरह से बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, संख्या प्रणाली पर आधारित होता है और वह बाइनरी में ही इनपुट लेता है, बाइनरी में ही प्रोसेस करता है और बाइनरी में ही क्या करता है, आउटपुट देता है। हमने उसको कोई भी निर्देश दिया वो हम किस में देंगे, डेसिमल संख्या में देंगे, जो कि कंप्यूटर को समझ में आना नहीं है। तो वो क्या करता है, जो एनकोडर रहता है इस डेसिमल सिग्नल को या संख्या को किस में बदल देता है, बाइनरी संख्या में, जिसके कारण कंप्यूटर उसको समझ भी पाता है और उसको प्रोसेस भी कर पाता है। तो समझ में आया कि जो एनकोडर क्या करता है, यह डेसिमल संख्या को किस में बदलता है, बाइनरी संख्या में। और इसका दूसरा नाम VCD एनकोडर भी है, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, तो डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने वाले लॉजिक परिपथ को हम क्या बोलते हैं, एनकोडर बोलते हैं। अब आता है डिकोडर। जैसे हमें डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए एनकोडर की जरूरत पड़ी, वैसे ही हमें बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलने के लिए डिकोडर की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? आपने जो कंप्यूटर है या जो लॉजिक गेट है उनमें जो प्रोसेस हुई उसके बाद जो आउटपुट मिला वो किस में मिलेगा, बाइनरी में। ठीक, आप मान के चलिए आपने कोई संख्या दी कि आपको 7 और 5 को जोड़ना है, वह तो हुआ 12। आपको पता है कि बाइनरी में हम 2 का यूज तो करते नहीं है, वो देगा यदि 0 0 1 या 0 0 कुछ भी करके देगा, वो आपको समझ में आना नहीं है। और हम एक उचित आउटपुट जो हमको समझ में आए तो वो किस में समझ में आएगा, हमको डेसिमल संख्या में समझ में आएगा।
तो यह क्या करता है, जो बाइनरी संख्या होती है उसको डेसिमल में बदल देता है, जिससे कि हम जो आउटपुट में 12 प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, समझ पाते हैं। यह भी बीसीडी डिकोडर होता है, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो समझ में आया, बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करने वाला लॉजिक परिपथ क्या कहलाता है, डिकोडर कहलाता है। यहाँ पर आपके जो संयुक्त परिपथ हैं वह कंप्लीट होते हैं। ठीक है।